प्रेगनेंसी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन, जिसके के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं और ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन का कारण हो सकता है। इंडिया में 18 से 45% तक लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हर दूसरी प्रेग्नेंट लेडी को कॉन्स्टिपेशन या पेट साफ नहीं होने की प्रॉब्लम होती है। मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन, उससे होने वाली प्रॉब्लम्स और उससे हम कैसे बचें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको देखना क्यों जरूरी है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आपका पेट साफ नहीं है या आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको जी घबराने की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी में ऑलरेडी शुरू के टाइम पे आपको जी घबराने की प्रॉब्लम होती ही है और साथ में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। उल्टियां ज्यादा हो सकती हैं, जी घबराने की प्रॉब्लम हो सकती है। अर्ली प्रेगनेंसी में वैसे ही आपको भूख कम लगती है या खाने का मन नहीं करता या चीजों को देख के आपका मन करता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो आप वैसे ही चूजी हो जाते हैं। फिर साथ में अगर कॉन्स्टिपेशन भी है तो आपको ब्लोटिंग की फीलिंग होना, भूख और कम लगना, ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकती हैं। अब भूख नहीं लगेगी, आप खाना भी कम खा रहे हैं, पेट भी साफ नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर कमजोरी होगी और अगर यही चलता रहता है लंबे टाइम तक तो बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है। ये सब तो हो गई जनरल प्रॉब्लम, लेकिन कभी कभी कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी वजह से हार्ड स्टूल आना या बार बार मोशन जाने की इच्छा होना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के टिपिकल साइंस होते हैं। और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रेगनेंसी में भी आपको फिशर हो सकता है, ये बहुत पेनफुल होता है। कभी मोशन में ब्लड आने की प्रॉब्लम भी हो जाती है, यानी कि पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है और कभी कभी रेयर केसेस में फिस्टुला भी हो सकता है। ये तो हुआ अर्ली प्रेगनेंसी और मिड प्रेगनेंसी की बातें। फिर लेट प्रेगनेंसी में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको फॉल्स लेबर पेन तक आ सकते हैं। फॉल्स लेबर पेन मतलब आप गए हैं ये सोचकर कि चलिए मेरे तो दर्द शुरू हो गए हैं, अब मेरी डिलीवरी होने वाली है, और वहां जाके डॉक्टर आपको बताएगा कि नहीं ये फॉल्स लेबर पेन है, आपको कॉन्स्टिपेशन है और आपको एनीमा लगा के वापस घर भेज देगा। और ऐसे केसेस में जबकि कि पेशेंट हमारे पास फॉल्स लेबर पेन लेकर आता है और हम लोग उनको एनीमा देते हैं, पेट साफ हो जाता है और दर्द भी खत्म हो जाते हैं। यही नहीं, अगर किसी का रेक्टम लोडेड है यानी कि उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत दफा जब एक्टिव लेबर चल रहा होता है तो सिर्फ रेक्टम लोडेड होने की वजह से प्रोग्रेस ऑफ लेबर भी हैम्पर हो जाती है। कई दफा हमें लेबर के दौरान में ही पेशेंट को एक दो बार एनीमा भी देना पड़ता है, जिससे कि रेक्टम लोडेड जो है वो खाली हो तो प्रोग्रेस ऑफ लेबर फास्ट हो सके। चलिए, आपने प्रेगनेंसी तो जैसे तैसे निकाल ली कॉन्स्टिपेशन के साथ में और हमने डिलीवरी भी करा दी। डिलीवरी के बाद में भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, खासतौर पे अगर आपकी वेजाइनल डिलीवरी हुई है और आपके एपिजियोटमी के स्टिचेस हैं, उसमें तो कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हार्ड स्टूल है, आपने प्रेशर लगा दिया तो कई दफा एपिजियोटमी के स्टिचेस खुलने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी के हर फेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम करता ही है। इसलिए जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनकी टेंडेंसी है या जिनकी टेंडेंसी नहीं भी है, उन सभी को अपने पेट साफ है या नहीं है इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि प्रेगनेंसी शुरू होने से लेकर डिलीवरी और लैक्टेशन के टाइम तक कॉन्स्टिपेशन आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए ये इंफॉर्मेशन सभी के लिए जरूरी है, जिनकी टेंडेंसी है उनको भी और जिनकी टेंडेंसी नहीं है उनके लिए। तो अब हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन इतना कॉमन है क्यों। सबसे पहले तो एक रीजन ये है कि प्रेगनेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को अगर कोल्ड की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है या जो भी कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कोई भी और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस होते ही हैं। किसी को अगर एस्थमा की शिकायत है तो वो बढ़ सकती है, या जो भी प्रॉब्लम होती है, या हाइपरटेंशन की अगर किसी को प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो भी प्रेगनेंसी में बढ़ सकती है। ऐसे ही अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी ऑलरेडी है तो प्रेगनेंसी में वो थोड़ा सा बढ़ने की संभावना रहती है। दूसरा एक रीजन ये कि प्रेगनेंसी अपने आप में एक कॉन्स्टिपेशन क्रिएटिंग सिचुएशन है, यानी कि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं, खासतौर पर प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, वो बाउल का मूवमेंट स्लो कर देता है और ये मूवमेंट स्लो होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। फिर इसके अलावा जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है और पेशेंट्स को मॉर्निंग सिकनेस होती है, नॉजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, तो वो खाना भी कम ले रहे होते हैं। अगर आप खाना कम खाते हैं तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो फिर आपको और ज्यादा नॉजिया वॉमिटिंग होता है। तो ये एक तरीके की विशियस साइकिल में पेशेंट फंस जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कुछ हमारी कल्चर की वजह से, कुछ हमारी ऐसी सोच की वजह से प्रेगनेंसी में एक्टिविटी लोग कम कर देते हैं अपनी। उनको लगता है कि प्रेगनेंसी में ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और कुछ सिचुएशंस में हम लोग ही आपको बेड रेस्ट बता देते हैं और जब एक्टिविटी कम होती है तो
डेफिनेटली फिर कॉन्स्टिपेशन की संभावनाएं बढ़ ही जाती हैं। इसके अलावा लास्ट के महीनों में यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जबकि बेबी का साइज भी काफी हो जाता है, तो उसके प्रेशर की वजह से रेक्टम पे जो उसका प्रेशर रहता है उसकी वजह से मोशन पूरा क्लियर नहीं हो पाता एक बार में, और बार बार आपको जाने की इच्छा करती है, या थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन इनकम्प्लीट मोशन की वजह से भी होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ फीमेल्स काफी पिकी भी हो जाती हैं फूड को लेकर, ये खाना है ये नहीं खाना है। कुछ केसेस में उनकी डाइट में फाइबर की बहुत कमी हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि जूसेस ज्यादा पीने चाहिए, तो वो लोग उसका रफेज फेंक देते हैं और सिर्फ जूस लेते रहते हैं, कुछ जल्दी से एनर्जी लेने के लिए या जो भी उनका सोच रहता है। और रफेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्स्टिपेशन को बचाने के लिए। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी में आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। सबसे पहले तो आपको लिक्विड ज्यादा लेना है। हमेशा कोशिश करें कि 2 से 3 लीटर पानी तो रोजाना लेना ही है, चाहे वो पानी हो या सूप्स हो या और किसी तरीके का लिक्विड। जितना ज्यादा आप लिक्विड लेंगे उतना ही आपको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम होंगे। कुछ पेशेंट्स आके कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत पानी पीते हैं। अगर आप बहुत सफिशिएंट, आपके हिसाब से आप सफिशिएंट पानी ले रहे हैं लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन है, इसका मतलब है आपकी पर्टिकुलर प्रेगनेंसी के लिए, आपकी पर्टिकुलर बॉडी के लिए ये अमाउंट ऑफ पानी कम है। इतना मात्रा में पानी आपको पीना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। इसके बाद दूसरा नंबर आता है, आपको ऐसे फूड्स लेने हैं जिसमें कि फाइबर की अच्छी मात्रा हो, जैसे कि फ्रूट्स, सैलेड, ककड़ी, खीरा। हमारे यहाँ एक जैसा मैंने पहले बताया, हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि हमें लगता है कि फ्रूट जूसेस बहुत हेल्दी होते हैं। जूसेस हेल्दी हो सकते हैं लेकिन जो उनका जो गूदा है या रफेज है उसको नहीं फेंकना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से आप बहुत सारे विटामिन भी लॉस कर देते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो आप साथ में लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है एक्टिविटी। हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसकी की वजह से गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बेड रेस्ट बताया हो, वो एक अलग बात है, पर फिर भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिटेल में डिस्कस करें कि आप क्या क्या एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं। अगर इन सब चीजों को करने के बावजूद भी आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप डाइट ठीक ले रहे हैं, लिक्विड भी ठीक ले रहे हैं, आपकी एक्टिविटी भी नॉर्मल है, फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन है, कुछ लोगों को रहता है क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी होती है, तो आप इसमें डिले नहीं करें और अपने डॉक्टर से मिलके अपना मेडिकल मैनेजमेंट ले सकते हैं। फिर आपको कुछ लेक्सेटिव या जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। ये मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेनी है। ये सभी मेडिसिन डॉक्टर आपको जितना बताएगा उतनी ही आपको लेनी है, उनसे आप प्रॉपरली समझें। क्योंकि इसमें एक दिक्कत ये होती है कि आप अगर प्रॉपरली ना समझें और ज्यादा ले लें तो आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो आपके लिए जितनी भी जरूरी है, और अगर आपने कम लिया या ठीक से नहीं लिया तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपरली अपने डॉक्टर से समझ के कि आपको ये दवाई कब कब लेनी है, क्या सिचुएशन होने पर लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है। इन सब के अलावा अगर आपको मोशन में ब्लड आ रहा है या आपको बहुत पेनफुल मोशन होता है तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और चेकअप करवाएं। हो सकता है कि आपको फिशर की प्रॉब्लम हो, या आपको फिस्टुला बन रहा हो, या आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो, और ये डॉक्टर डिसाइड कर लेंगे आपका चेकअप करके कि इसके लिए आपको अभी मेडिसिन चाहिए या आपको सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। बहुत सीरियस केसेस में सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। प्रेगनेंसी में हम लोग चाहते हैं कि सर्जरी ना करनी पड़े, बिना सर्जरी के ही मैनेज हो जाए। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन का अगर आप प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना सब कुछ मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया, पर एक सवाल तो रह गया, कॉन्स्टिपेशन कहेंगे किसको? कॉन्स्टिपेशन उन सभी सिचुएशन में कहेंगे कि अगर आपको हार्ड स्टूल आ रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, या आपको 2-2 3-3 दिन के बाद में आपको मोशन होता है और हार्ड होता है, या आपको हर बार दिन में 3 बार 4 बार आपको मोशन जाना पड़ता है और हर बार आपको लगता है कि अभी और शायद जाना पड़े, यानी कि इनकम्प्लीट मोशन आपको अगर होता है, या आपको मोशन जाने में बहुत पेन होता है, या आपको मोशन के साथ में ब्लीडिंग और पेन दोनों होता है, ये सभी चीजें कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में ही आएंगी। और आखिर में एक टिप कि इंडियन टॉयलेट सीट बहुत यूजफुल है कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, और अगर आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप यूरोपियन टॉयलेट में भी अपने पैरों के नीचे थोड़ा सा एलिवेट करके कुछ पट्टा वगैरह रखें, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।